वारंट के बारे में. व्हाट इज वारंट, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सर्विंग ऑफ वारंट, बिकॉज समन के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं. आई विल प्रोवाइड द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वारंट चैप्टर 6 ऑफ CRPC में है. चैप्टर 6 दैट इज प्रोसेस टू कंपेल फॉर अपीयरेंस, दैट डील्स विद इट. वारंट सेक्शन 70 ऑफ इंडियन पिनल कोड से स्टार्ट होता है. सेक्शन 70 टू सेक्शन 79. तो वारंट क्या होता है? द इशू ऑफ वारंट इज मोर ड्रास्टिक स्टेप देन द इशू ऑफ समन. वाई? इशू ऑफ वारंट ज़्यादा अपर लेवल का स्टेप है एज कंपेयर टू इशू ऑफ समन. वाई? द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस high courts cautioned that the court should issue warrant strictly in accordance with the law. Ordinarily, a warrant is issued only in serious cases and after a duly served summon is disobeyed, or if the accused has willfully avoided the service of summons. Means warrant originally या ordinarily issue नहीं होता except वारंट ऑफ अरेस्ट. वारंट ऑफ अरेस्ट के लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट इशू करती है फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल. सो एंड दैट टाइप ऑफ केसेस मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इशूज वारंट ऑफ अरेस्ट. अदरवाइज वारंट प्राइमरली इशू नहीं होता है, पहले सम्मन इशू होता है अकॉर्डिंग टू एज एस्टेब्लिश्ड एज सेड बाय द कोड. तो पहले सम्मन इशू होता है, सम्मन की प्रॉपर सर्विसिंग की जाती है. सम्मन के बारे में सेक्शन 59 और सेक्शन 60 टू सेक्शन 69 बात करता है. सम्मन कैसे सर्व होता है, पुलिस ऑफिसर सर्व करता है, इंडिविजुअल पर्सन सर्व कर सकता है, किसको किसको सर्व किया जा सकता है, ये सारी बातें इन द बिगिनिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर 6 में बात की गई है. तो जब ये सम्मन सर्व किया जाता है और कोई जिसको सम्मन सर्व किया गया है वो नहीं एक्सेप्ट करता है, डिसऑबे करता है सम्मन को, एक सम्मन सर्व किया गया 2 3 4 बट पीपल स्टॉप टू टेकिंग सम्मन्स और जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम सर्विस ऑफ सम्मन, ऐसे केस में कोर्ट वारंट इशू करती है. और जो वारंट होता है इसलिए इसे कहा गया है कि इट इज़ द ड्रास्टिक स्टेप. So ये accordingly strictly according to the procedure that is established in the CRPC, जैसा CRPC में लिखा उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही स्ट्रिक्टली इशू होगा. ओके, सो इसेंशियल क्या है सम्मन के? इसेंशियल ऑफ द सम्मन सेक्शन, इनिशियल सेक्शंस बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ द सम्मन. क्या क्या इसेंशियल सम्मन के? इट मस्ट बी इन राइटिंग, it must be signed by the presiding officer of the court issuing the warrant, it must be the seal of the कोड. मीन्स राइटिंग में होना चाहिए. इट इज़ मैंडेटरी हियर दैट. ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं दीज आर मैंडेटरी. इनमें से कोई एक भी स्किप नहीं की जा सकती. ऑल दीज आर द मैंडेटरी ऑब्लिगेशन ऑन द कोर्ट. ये रिटर्न में होना चाहिए. प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट से साइन होना चाहिए. प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो उस समय कोर्ट में बैठा होता है, फिर वो मजिस्ट्रेट हो या सेशन जज हो, सिविल जज हो, जो भी उसे इशू कर रहा होगा वारंट को वो कहलाएगा उस समय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. उसकी साइन होनी चाहिए और मस्ट बी द सील ऑफ द कोर्ट. जिस कोर्ट ने इशू किया है वारंट उस कोर्ट की सील भी होनी चाहिए वारंट पे. अब बात करते हैं वारंट में क्या क्या होता है. व्हाट डज वारंट कंटेन? देखो ऑल द टाइप्स ऑफ द फॉर्म जो हैं कि चार्ज का फॉर्म कैसा होगा और सम्मन का फॉर्म कैसा होगा, वारंट का फॉर्म कैसा होगा एंड अदर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स, जो भी फॉर्म होते हैं वो शेड्यूल 2 ऑफ CRPC बताता है. शेड्यूल 1 बताता है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ट्रायल बाय हुम, मजिस्ट्रेट और सेशन जज. ये सारी चीज़ें शेड्यूल 1 बताता है. और शेड्यूल 2 जो बताता है वो फॉर्म्स के बारे में बताता है कि क्या क्या चीज़ों के फॉर्म्स कैसे होंगे. ओथ का फॉर्म कैसा होगा. वैसे CRPC में ओथ के फॉर्म का कोई रोल नहीं है. जैसे चार्ज कैसे फिर होगा, चार्ज का फॉर्म क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर प्रॉपर ड्राफ्ट फॉर्मेट होगा चार्ज का और सम्मन का, वारंट का एक्सेट्रा. सो अब हम बात करते हैं कि इसेंशियल और रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए. तो इट मस्ट कंटेन द
description of the person to be arrested with sufficient certainty as to identify him clearly. It means जो वारंट होगा उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि कौन सा किस पर्सन को अरेस्ट करना है, उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका प्रॉपर एड्रेस होगा, क्लियरली आइडेंटिफिकेशन होगा, ताकि जिसको ये वारंट इशू किया जाए, जिस ऑफिसर और इंडिविजुअल को ये वारंट इशू किया जाए, वो उस पर्सन तक डायरेक्टली पहुंच सके विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स. एंड इट मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द ऑफेंसेस. मीन्स इस वारंट में ऑफेंस भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए, किस ऑफेंस के अंदर वो पर्सन चार्ज है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है. मीन्स अगर कोई पर्सन 302 यानी मर्डर के लिए चार्ज है तो उसमें लिखा होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304B. ठीक है, तो ऐसे ऑफेंसेस, किस ऑफेंस के लिए उसे चार्ज किया गया है, ये ऑफेंस उसमें लिखा होगा. अबेटमेंट के लिए चार्ज है 108. सो ऑल दीज थिंग्स मस्ट हैव टू बी रिटन इन दिस 149. ऑल जिस सेक्शन के लिए भी वो चार्ज हुआ है वो सेक्शन उस वारंट में लिखा होना चाहिए. एंड इट मस्ट ऑल्सो नेम द पर्सन हु इज टू एग्जीक्यूटेड सच वारंट. मतलब कि वारंट में जो पर्सन वारंट को एग्जीक्यूट कराने जा रहा है, एग्जीक्यूट का मतलब होगा कौन वारंट उसके कौन लेकर उस वारंट को जाएगा. एग्जीक्यूट कराना होता है मतलब उसको परफॉर्म कराना, कि वारंट को लेकर कौन जाएगा जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है उसके पास. तो जो पर्सन उस वारंट को लेकर जाएगा, जो पर्सन उस वारंट को एग्जीक्यूट कराएगा, उसका नाम भी वारंट में होना चाहिए. जल्दी से एक रैप अप करते हैं कि वारंट जो है वो रिटन होना चाहिए, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होना चाहिए, शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट. इसमें क्या क्या होना चाहिए, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है उसकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस ऑफेंस के अंदर वो पर्सन चार्ज है ये स्पेसिफाइड होना चाहिए, एंड कौन पर्सन उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा ये लिखा होना चाहिए. देन आगे बात करते हैं कि द कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट बाय इंडोमेंट ऑन द वारंट दैट इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विथ सफिशिएंट श्योरिटी फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट स्पेसिफाइड टाइम्स. मीन अगर कोर्ट वारंट इशू कर रहा है किसी के अगेंस्ट, तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है, वो पर्सन एक बॉन्ड भर के, श्योरिटी बॉन्ड भर के सबमिट कर सकता है और कह देता है कि अगली बार जब भी कोर्ट का सम्मन आएगा, जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगा, आई विल कम विदाउट एनी डिले और विदाउट अवॉइडिंग एनी सम्मन. सो कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी होती है कि वो वारंट के साथ एक एंडोर्समेंट अटैच कर सकता है कि जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट इशू किया गया है वारंट, तो जो पर्सन उस वारंट को एग्जीक्यूट करा रहा है वो अक्यूज्ड से एक बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड विथ सफिशिएंट श्योरिटी बॉन्ड भी भरवा सकता है फॉर द अटेंडेंस ऑफ द कोर्ट इन द फ्यूचर टाइम. ठीक है, और वारंट जो एंडोर्समेंट अटैच करेगा कोर्ट वारंट के साथ श्योरिटी भरवाने का अक्यूज से, उस इंडोर्समेंट में क्या क्या होगा, द नेम ऑफ द श्योरिटीज़, मतलब कितनी श्योरिटी चाहिए, 1 श्योरिटी, 2 श्योरिटी, 3 श्योरिटी, ये भी लिखा होगा उसमें कि इतने श्योरिटीज़ होनी चाहिए, इतने रुपए की श्योरिटीज़ होनी चाहिए, 10,000, 20,000, 50,000, ये भी. And the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound. I told you कि अमाउंट भी लिखा होना चाहिए, 50,000, 1 लाख, जितने भी अमाउंट की श्योरिटी है, जैसे 50,000 की 2 श्योरिटी, 25,000 की 2 श्योरिटी, तो ये भी लिखा होना चाहिए कि जो श्योरिटी है और जो पर्सन है, मतलब अक्यूज है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है, वो कितने अमाउंट की श्योरिटी से बाउंड है. And the third essentially the time at which he is to attend before the court, means और किस टाइम पर उसे कोर्ट आना है. मीन्स ये वारंट इशू किया, वारंट में ये लिखा होता है कि आपको कोर्ट आना, आपके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है क्योंकि आप इस डेट पर कोर्ट नहीं आए हैं, या फिर सम अदर ऑफेंस, सम अदर रीज़न आपको अगली डेट पे कोर्ट आना है और वो डेट ये है. तो इन सारी चीज़ों को भी इंडोर्समेंट कंटेन करता है. Next, it is noted that a warrant of arrested shall be ordinarily directed to the one or more person. Police officer means प्राइमा फेसिया रोल तो यही है कि वारंट और सम्मन को एग्जीक्यूट पुलिस ऑफिसर ही कराएगा. बट अगर इट इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि वारंट को तुरंत इशू किया जाए, इमीडिएट सर्कमस्टांसेस हैं और उस समय कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है उस प्लेस पर उस वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, देन the court can directly
make it to the any other person or persons as such person or person shall execute the same, means उस किसी और पर्सन के नाम पर भी वारंट को एग्जीक्यूटर का नाम वारंट में लिख सकती है और उसको पर्सन को अथॉरिटी दे सकती है वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए अगर कोई एमरजेंसी है तो इफ़ इट इज़ वेरी इमीडिएटली देन। और जब जिस पर्सन को एग्जीक्यूट करने की पावर दी जाएगी उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो मैंने अभी बताई हैं, जो पुलिस ऑफिसर के पास नॉर्मली होती हैं बॉन्ड और वारंट एग्जीक्यूट कराने के टाइम पे। Before arresting the person, the police officer or any other person executing the warrant of arrest must notify the substance thereof to the person to be arrested, and if so required, also show him the warrant. Means वारंट एग्जीक्यूट कराने के टाइम पर जो पुलिस ऑफिसर बिफोर वारंट एग्जीक्यूट कराने से पहले वो उसकी तरफ जाएगा, उसे सारी चीज़ें बताएगा कि आपके अगेंस्ट वारंट आया है, किस लिए वारंट आया है, किस कोर्ट ने भेजा, ये सारी चीज़ें उसको इन्फॉर्म करेगा और अगर मैंडेटरी पड़े तो उसको वारंट दिखाएगा भी। ये बात सेक्शन 75 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस ऑफ इन इंडिया, मतलब वारंट ऑफ अरेस्ट कहीं भी एग्जीक्यूट करा जा सकता है इंडिया में किसी भी प्लेस पर। सेक्शन 77 ऑफ CRPC बात करता है, यहाँ पर इंडिया में किसी भी प्लेस पर बात आ जाते हैं। फिर अगर किसी भी प्लेस पर वारंट एग्जीक्यूट कराना है तो वहाँ पर अरेस्ट करवाने के बाद आप सीधे जिस कोर्ट ने इशू किया है वहाँ पर अक्यूज को लेकर नहीं आते हैं, वहाँ के नियर बाई जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर होते हैं वहाँ पर ले जाते हैं। फिर वहाँ से ट्रांजिट रिमांड साइन होती है और फिर उस ट्रांजिट रिमांड से आप स्टेट टू स्टेट मूव करते हैं। हाँ, दैट इज़ द वर्ड ट्रांजिट रिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है जैसे कि जुडिशियल रिमांड होती है, पुलिस रिमांड होती है, वैसे एक ट्रांजिट रिमांड होती है। जो ट्रांजिट रिमांड तब होती है जब किसी भी अक्यूज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कराया जाता है कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के बाद। व्हेन वी मूव्ड पर्सन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट देन द कोर्ट इशूड ट्रांजिट रिमांड एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर द सेफ्टी ऑफ द अक्यूज्ड कि कोई अदर स्टेट जो है वो उसके साथ मतलब कुछ इलीगल वर्क ना करे। इनकाउंटर बेसिकली इनकाउंटर को प्रिवेंट करने के लिए ट्रांजिट रिमांड का रोल लाया गया था। ओके, सो वारंट में इतना ही है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोर्ट ने इशू किया है, आपको सम्मन इशू किया, आपने सम्मन अवॉइड कर दिया पर्सन ने, आप उस फिर कोर्ट ने वारंट इशू किया, वारंट भी अवॉइड कर दिया, यू वर नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस, क्योंकि जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है उसी के अगेंस्ट वारंट सर्व भी हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है और किसी पर्सन के अगेंस्ट सर्व नहीं हो सकता। जैसे सम्मन जो है वो किसी अदर इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी सर्व हो सकता है। अगेंस्ट नहीं मतलब जैसे कि सम्मन इशू किया तो अदर एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली सम्मन ले सकता है, बट वारंट जो है वो उस इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट ही एग्जीक्यूट होगा जिसके अगेंस्ट वो इशू किया गया है। तो अगर अगर कोई कंटिन्यूसली सम्मन और वारंट के एग्जीक्यूशन को अवॉइड करता है, सर्विस को अवॉइड करता है, तो फिर बाद में कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेक्शन 82 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बात करता है इसके बारे में, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जुडिशरी में बहुत बार ये पूछा गया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है, मतलब मेंस में भी एज वेल एज इन प्रीलिम्स। लगभग ऑल स्टेट्स के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है, कहाँ डिस्क्राइब्ड है एज एन ऑब्जेक्टिव वेयर एक्सप्लेन्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी सीज होती है तो प्रॉपर्टी सीज होने पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब ऑब्लिगेशन लगा सकते हैं, वो खुद कब ऑब्लिगेशन लगा सकता है, कितने टाइम में लगाना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल tell you about proclaimed offender, who is proclaimed offender, how its property seized, or what is the work of state in the when anyone declared proclaimed offender. So आज के लिए इतना ही। like, share and subscribe, and we'll meet soon with the next video where we will discuss about proclaimed offender, and I'm going to start a new series of Constitution of India 2. So from today onwards, on every evening I will upload a video related to the Constitution of India and every topic. So if you or anybody wanna any video or about anything particular, any topic, any discussion, so you can drop the message below, comment on the comment box, so I will make the video on that particular topic for your help. And thank you very much. Bye bye.